दुनिया न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं अनीस शेख। नाज़रीन, बजट का वक्त करीब आ रहा है और आज एक बहुत अहम दिन है क्योंकि थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान के इक्तिसादी सर्वे का ऐलान किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हमें अब पता हैं कि इकनॉमिक सर्वे में क्या आ रही हैं। फॉर एग्जांपल जीडीपी का हदफ जो है वो पूरा नहीं हो सका, 3.59 रहा है। ज़राई तरक्की का हदफ भी पूरा नहीं हो सका, सिवाय इन्फ्लेशन के कोई भी हदफ जो है वो पूरा नहीं हो सका है। मजीद जानते हैं शकील अहमद से, हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं। सारा दिन खबरें ब्रेक करते रहे, आइए उनसे कंक्लूसिवली पूछते हैं कि आखिर में क्या कुछ है जो कि इकनॉमिक सर्वे में आ रहा है। शकील, कुछ बातें तो मैंने बताई हैं जो इकनॉमिक सर्वे के हवाले से मोटी मोटी हैं, तफसील आप बताएं कौन से अहदाफ थे और कौन कौन से अहदाफ हैं जो पूरे हो गए हैं, अक्सर तो पूरे नहीं हुए। और देखिए अनीस, बहुत सारी चीज़ें जिस तरह आपने बताई आप अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, जो सामने आ चुकी हैं, लेकिन एक इंतहाई अहम कंपोनेंट है जो इक्तिसादी सर्वे में अब बाकायदा एक चैप्टर की सूरत में शामिल किया जाता है। वॉर ऑन टेरर का जो मामला है, इस नए जो इक्तिसादी सर्वे है 2012-13 का, उसमें जो एग्जेक्टिव समरी हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर में अब तक तकरीबन $100 अरब का नुकसान हो चुका है। 2010 में ये $60 बिलियन था। रवां साल यानी 2012-13 में $17.2 अरब का नुकसान हुआ पाकिस्तान को। गुज़िश्ता साल $13.6 अरब का नुकसान हुआ था। और जो अब तक पाकिस्तान को जो पैसे मिले हैं इस वॉर ऑन टेरर की मद में, $15 अरब अब तक फ्राहम किए गए हैं। CSF की मद में $10 अरब, फॉरेन मिलिट्री फंड की मद में $2.1 बिलियन, और इसके अलावा मईशत की बहाली के लिए 1.5, और माली खसारा यानी बजटरी मैयर्स के लिए कुछ दिए गए थे $2 अरब। तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान को खसारे का सामना ही है इस मद में। यानी तकरीबन मिलाएं, अगर इन सबको ऐड करें शकील, तो ये तकरीबन बनते हैं कोई $30 अरब, यानी कि मजमूई तौर पे हमारा जो खसारा है वॉर ऑन टेरर पे तकरीबन $70 अरब के करीब है। जी बिल्कुल, इससे शायद ज़्यादा ही हो ये खसारा। और दूसरी अहम चीज़ अनीस, पावर क्राइसिस की वजह से जीडीपी को 2% का तकरीबन नुकसान हुआ इस पूरे साल के दौरान। आपने जिस तरह जिक्र किया कि 4.3 का टारगेट था जीडीपी का, 3.6% आलमोस्ट हुआ, 3.59 का जिक्र किया गया है। ज़राई सनती खदमात के शोबों का अहदाफ भी हासिल नहीं हो सके। एक इनकरेजिंग जो साइन था वो ये था कि इस साल के दौरान कुछ अहम फसलों की जो पैदावार थी वो अच्छी रही। फॉर एग्जांपल गन्ने की जो और मकई की पैदावार थी वो हदफ से बेहतर रही। गन्ने की जो पैदावार का हदफ था 5 करोड़ 90 लाख टन, वो रहा 6 करोड़ 25 लाख टन। इसी तरह मकई की जो फसल थी उसका हदफ था 43 लाख टन और वो 47 लाख टन रही। इसके अलावा तामीराती शोबे में भी परफॉर्मेंस जो है वो कुछ बेहतर रही। लेकिन जो खिदमात का शोबा है वो 4.6 था हदफ, लेकिन 3.7 ही रहा। साथ ही साथ कुछ जिक्र करते चलें कि इस सर्वे में जो मालियाती खसारा है वो 4.7 हदफ जो रखा गया था उसके मुकाबले में 7.5 बताया जा रहा है कि होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन शायद इससे ज़्यादा हो। मार्च के अख्ताम तक पाकिस्तान के ज़िम्मे जो कर्जे थे 13,625 अरब डॉलर तक पहुँच के, और IMF को $2 अरब की अदायगी भी की गई, और जो अफरात ज़र की शरह थी वो 7.5% रही। ये वो चीज़ें हैं सीधा कुछ पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं जो आज इक्तिसादी सर्वे जारी किया जाएगा उसमें ऐलान किया जाएगा। और इस वक्त हम प्लानिंग कमीशन में मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद बाकायदा तौर पर लॉन्च किया जाएगा इक्तिसादी सर्वे 2012-13। ठीक है शकील, हमारे साथ रहिएगा। जैसे जैसे चीज़ें सामने आती जाएंगी, जब प्लानिंग कमीशन में आप मौजूद हैं, इक्तिसादी सर्वे का ऐलान किया जाएगा, हम उसको भी लाइव नाज़रीन आपको दिखाएंगे। अब हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। आसिफ बेग मिर्ज़ा मारूफ तजियाकार मेरे साथ लाहौर में मौजूद हैं। इस्लामाबाद में हमें ज़मीर हैदर ज्वाइन करेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे वो भी, और ब्रेक के बाद कुछ और लोग भी हमें ज्वाइन करेंगे। ज़मीर हैदर हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ज़मीर, कुछ चीज़ें तो सामने आ गई हैं जो मोटी मोटी चीज़ें हैं इक्तिसादी सर्वे के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि क्या जो अब तक सूरत हाल रही है इसमें क्या सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है कि हम अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाए? वैसे तो हर साल नहीं कर पाते। अनीस, देखें इस जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें जो टारगेटेड जो पॉइंट्स दिए गए हैं जिसकी वजह से जो टारगेट्स नहीं अचीव किए जा सके, उसमें एक तो तवानाई का बहरान उन्होंने बहुत क्लियर कट लिखा है कि ये जो है एक रीज़न रहा है जिसकी वजह से ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो अफेक्ट हुआ है। इसके अलावा जो है फिर सर्कुलर डेट उन्होंने बाकायदा मेंशन किया। मुझे इसमें लग रहा है, मैं कल से एक बात कर रहा हूँ आपसे, फिर शेयर कर लेता हूँ। मुझे इसमें लग रहा है कि इन नंबर्स के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है ज़रूर। आपने जो बात की बिल्कुल ठीक है कि तवानाई के बहरान के हवाले से इसमें इक्तिसादी सर्वे में भी जिक्र किया गया है कि मईशत को और इंडस्ट्रीज़ को नुकसान हुआ है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ है वो 8% से ज़्यादा दिखाई हुई है।
देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है ना वो उसकी इतनी तवानाई की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए ना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जब मैं बात करता हूँ उसमें आपका टेक्सटाइल सेक्टर है, फिर और हैवी मशीनरी सेक्टर है, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। आपका जो रॉ मटेरियल है लाइक एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल में पेस्टिसाइड्स है, खादें हैं, ये सारा जो है ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कराची की सिचुएशन का भी जिक्र किया गया है कि कराची के हालात की वजह से भी मईशत पे बुरा असर पड़े, लेकिन इसमें साथ साथ फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट जो कि तकरीबन 20% उसमें इजाफा दिखाया गया है, उसका भी जाहिर बात है इंपोर्ट बिल पे इम्पैक्ट पड़ता है और ओवरऑल इकोनॉमी पे। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी शकील भी जो बता रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमेशा से कहता हूं कि हमारा मेन स्टे जो है इकोनॉमी का वो एग्रीकल्चर है, हमें इस पर से तवज्जो नहीं हटानी चाहिए। इस पर जितनी ज़्यादा तवज्जो दी जाए, इसमें अगर आप थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी की मद में सब्सिडी भी दे सकते हैं तो दें, क्योंकि पाकिस्तान का मेन स्टे जो है एग्रीकल्चर है। अभी बात हो रही है सोलर ट्यूबवेल्स के हवाले से भी, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे हमें क्या दिखा रहा है, पिक्चर क्या है और आगे चल के क्या बननी है। हमारे साथ है। वेलकम बैक नाजरीन, हमें ज्वाइन किया इब्राहिम मुगल साहब ने, चेयरमैन एग्री फोरम पाकिस्तान। वेलकम इब्राहिम साहब। बहुत मेहरबानी। मेरे साहब आपसे शुरू करते हैं। अभी हमने देख लिया आप इकोनॉमिक सर्वे की जो डिटेल्स हमारे पास हैं वो आप पढ़ रहे थे, टारगेट्स हमारे पूरे नहीं होते। अब हम 4.4 का टारगेट रखें, लेकिन पहले इस रमा माली साल के हवाले से बात कर लें। हम एग्रीकल्चर में भी, वो तो इब्राहिम साहब बता देंगे, पीछे रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में ही पीछे रहे, सर्विसेज में ही पीछे रहे। इस दफ़ा क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा मैं एक करेक्शन करता हूँ। आप कह रहे थे कि हमारे कोई बेसिकली गवर्नमेंट की फेलियर है कि कोई भी टारगेट हम अचीव करने में कामयाब नहीं हुए, सिवाय इन्फ्लेशन की। अब इन्फ्लेशन के हवाले से हम बात करें तो इन्फ्लेशन की दो किस्में हैं, एक है डिमांड पुल और एक है कॉस्ट पुश। तो ये भी हमें सर्टन करना पड़ेगा, ये कॉस्ट पुश से कहीं डिमांड कंट्रैक्शन तो नहीं हुई या डिमांड डिस्ट्रक्शन तो नहीं हुई। अगर लोगों के पास लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ें कि डिमांड कंट्रैक्शन हुई है, जी, डिमांड कंट्रैक्शन है कि अगर लोगों के पास ज़रूरी अपनी डिमांड्स को पूरे करने के लिए भी पैसे या सेविंग्स ना हो तो वो फिर ज़ाहिर है उससे डिमांड जो है कम होगी, तो कीमतें भी कम होगी, तो इन्फ्लेशन भी इम्पैक्ट होगी। तो ये चीज़ें तो अपनी जगह हैं। तो मेरे नुक्ता नज़र से कि ये एक बड़ी मिजरेबल कंडीशन है कि गवर्नमेंट की जो फेलियर है। अब इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट अब जो नया बजट बना रही है या इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसकी गवर्नमेंट की कुछ एजम्पशंस होती हैं जिसकी बेसिस पे वो काम करती है। क्या जो पिछली गवर्नमेंट ने जो अपनी एजम्पशंस थी वो रियलिस्टिक थी या नहीं, जिनकी बेसिस पे फेलियर हुई है। मसलन उनके अंदर एजम्पशंस के अंदर वो देखते हैं कि ग्लोबल ग्रोथ कैसी होगी, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या होगी, एनर्जी क्राइसिस को हम किस तरह व्यू कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये पिछले 5 साल से वो हुकूमत में थे जी, आखिरी इनका साल था, उनको खासा आइडिया था कि सिचुएशन क्या रहेगी जी। और अगर उन सिचुएशन को मद्देनजर रख के बजट बनाया जाता तो शायद कोई ऐसे रियलिस्टिक टारगेट रख लिए जाते जो अचीवेबल होते। जी, लेकिन आपको टारगेट्स अचीव करने के लिए मसलन फर्स्ट सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो रेवेन्यू कलेक्शन का है। ये टारगेट 2 दफ़ा आपने इतना 2 दफ़ा तो रिवाइज दो दफ़ा रिवाइज किया और तीसरी दफ़ा का भी टारगेट अचीव नहीं हो रहा, नहीं होगा। अच्छा, अब वो ये है कि अब नई गवर्नमेंट के लिए भी एक हरकुलियन जॉब है कि ज़ाहिर है आपको अपनी पाई का साइज़ बढ़ाना होगा। आप अपने पैसे रेवेन्यू कलेक्शन के थ्रू इकट्ठे करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है अपने पॉलिटिकल विजन के तहत जिस तरह उन्होंने वादे किए हुए हैं अपने फंड्स की एलोकेशन करेगी और फिर इंश्योर करेगी कि जो एक तो फंड्स की एलोकेशन तो इक्वेशन का एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा ये है कि जो मनी इन्वेस्टेड है या पैसे स्पेंड कर रहे हैं उसकी जो है उसके बेनिफिट्स किस तरह जनरेट हो रही हैं, वो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन और एजम्पशंस के मुताबिक हैं या नहीं। इसके लिए कंटिन्यूस एक मॉनिटरिंग होंगी और अब देखना है कि हमारे मुल्क के अंदर कि प्रॉबली गवर्नमेंट के लिए अब इतना मुमकिन नहीं रहा कि नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। मैं इब्राहिम साहब से थोड़ी सी एग्रीकल्चर के बारे से बात करना चाह रहा था। इब्राहिम साहब, पिछली दफ़ा की सूरत हाल इस दफ़ा आप टारगेट से ही पीछे हैं। मेजर क्रॉप्स में 3.2% आपकी बढ़ी, टारगेट से पीछे हैं। गन्ने और मकई की पैदावार अच्छी है लेकिन बाकी हर जगह मार खा गए, हुआ क्या सर चीज़ में? शेख साहब बहुत मेहरबानी। आज जब आपने ये मुझे डॉक्यूमेंट दिया ना
तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि यही डॉक्यूमेंट पे हंसी आ रही थी? हाँ जी, इस पे अच्छा, ओके। कि यही इसहाक डार थे। जब पिछली हुकूमत थी तो इन्होंने बड़ा बरमला कहा कि ये गवर्नमेंट फज कर रही है फिगरों को, ये कर रही है, वो कर रही है, और बाहर वाले लोग कॉन्शियस हो गए और आपके डॉलर की एप्रिसिएशन शुरू हो गई और डॉलर चलता 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 100 रुपये पर चला गया। उस आगाज़ का, उस शरारत का या उस दुश्मनी लेने का पाकिस्तान को ये इफ्जाना देना पड़ा जो इसहाक डार साहब ने तो मामूली बात कर ली। उसमें एग्रीकल्चर जो वो इस साल की है उसका उससे क्या ताल्लुक है? मैं बता रहा हूँ जी, मैं उससे बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें ये लिखते हैं द आउट ऑफ द 5 क्रॉप्स आए इतना इतना इतना, कहते हैं कि हेल्दी ग्रोथ हुई है सब में, बट हेल्दी ग्रोथ किस में नहीं हुई? राइस एंड कॉटन। भाई इनको कोई ये पूछे 2 करोड़ 50 लाख टन का इस साल गंदम का हदफ था, 2 करोड़ 25 लाख टन से ज्यादा नहीं आई। ये 25 लाख टन जो गंदम हदफ से भी कम आई है और मुल्क की जरूरत से ये 35 लाख टन कम है, ये 75 अरब रुपए की बनती है। तो क्या इस कागज को उसको डिपिक्ट नहीं करना चाहिए? और अगर ये जानबूझकर ये चीज, खैर ये तो अभी हमारे पास बहुत छोटी समरी आई है। आई एम श्योर कहीं ना कहीं हो सकता है जब इकोनॉमिक सर्वे पूरा हमारे पास आए तो कर भी दे। अच्छा, लेकिन ये बात सुन के शायद कर दें, कल तक कर दें या अभी इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, आप वो प्रिंट नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी मैं बात आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ क्यों नहीं आ रही या एग्रीकल्चर क्यों बैठ रही है? क्यों बैठ रही है? अच्छा, एग्रीकल्चर ग्रोथ इसलिए नहीं आ रही कि पाकिस्तान का 80% एग्रीकल्चर इज इन पंजाब, और पंजाब की जिसको जिम्मेदारी दी हुई थी बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब की ज़राअत का अहमद अली औलख ने और जुल्फकार खोसा ने, और बारहा कहा गया कि दे आर ये आप डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं या कोई? ये मैं बताता हूं कैसे, ये मैं बताता हूं कैसे। हमने कहा कि बेड़ा गर्क कर रहे हैं, दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी और द कैपेबिलिटी। अच्छा, अब आप कहेंगे इल्जाम है कि नहीं। जब पाकिस्तान बना 1947 में, उस वक्त तो ये लोग नहीं थे ना? सुन लेना, 48 में चने की पैदावार पाकिस्तान की थी 6 मन फी एकड़। औलख साहब और जुल्फकार खोसा साहब के दौर में ये बढ़ने की बजाय पॉपुलेशन बढ़ी थी, ये आ गई है 4 मन तक। ये कितने पे आ गई है? 4 मन। लेकिन ये कैसे, ये पिछले 5 साल में हुआ है या ये ग्रेजुअली कम होता ये है? पिछले 5 साल में हुआ है। और दूसरी बात, 1999 में आप गंदम की वीट की पैदावार पर एकड़ ले रहे थे 28 to 29 मंथ्स। अब इन 10-12 सालों में आपकी 12-13% पॉपुलेशन बढ़ गई है। लेकिन आप जो एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इस दफा ठीक है ये कम रही है, लेकिन लास्ट ईयर 7% थी। नो, वो फज फिगर थी। इट वाज नेवर मोर देन 4। इट वाज ना, मैं यही तो कहना चाहता हूं कि भाई ये जो फिगरों से तुम जगलरी करते हो, ये झूठ जब दे देते हो, जब इसके असरात मरतब होते हैं। एक फिगर पे तो मुझे भी इतराज है। हाँ। लेकिन एक तो ये कि ये सारे अब तो गवर्नमेंट तो नहीं आई है, अब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ये फिगर आपको दिए हैं। हाँ। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये गए हैं। उसके बाद ये ऐसे कैसे अज्यूम, एक दो फिगर्स तो वैसे मुझे भी इतराज है। हाँ जी। लेकिन ये जो आप अभी कह रहे हैं कि ये फिगर भी ठीक नहीं, तो फिर आपके ख्याल से फिगर क्या होना चाहिए? मैं फिगर कह रहा हूं कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ इस मरतबा 3.1 से ज्यादा नहीं है, और पिछले मरतबा भी 3.3 के करीब थी। गोया एग्रीकल्चर डिक्लाइनिंग में है। डिक्लाइनिंग की वजह यह है कि आपका 15 मिलियन बेल्स का टारगेट था कॉटन का, आप 12.7 से ऊपर नहीं गए। आपने तकरीबन माजी में 70 लाख टन चावल पैदा किया, इस मरतबा आप 60 पर रुके हुए हैं। आपने माजी में अगर 24 मिलियन टन गंदम पैदा की, इस मरतबा 22.5 पे आए हुए हैं। गोया आपकी जनरल क्रॉप्स जो है, मैंगो जो 20 लाख टन पैदा करते थे, वो आप 12-13-14 लाख टन पे आए हुए हैं। जब मेजर क्रॉप्स आपकी सारी बैठ गई हैं, लाइफ स्टॉक आपका बैठ रहा है, वैक्सीनेशन 2% अनइम्प्लॉयमेंट को भी नहीं हो रही, भाई ग्रोथ जो रातों रात आ जाएगी, या ये पेपर छापने से आया भूखे को खाना मिल जाएगा? अच्छा आसिफ साहब, आप मुझे बताएं, अभी हमने कुछ फिगर्स हमने भी देखे जिसमें हमें समझ में आ रहा था कि ये कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, फिगर्स के अंदर। और मैंने ऐसी स्टोरीज भी सुन रखी हैं मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर भी, कि उनको कोई फिगर देखना था, फिगर कुछ और थी, और कहीं से उन्हें कहा गया कि इसको ऐसे कर लो, उन्होंने ऐसे कैसे कर ली। फिर आपने भी स्टोरी सुनी होंगी, मैंने भी स्टोरी सुनी हुई होती। कितने रिलायबल हैं, पहला तो सवाल आपकी नज़र में ये जो फिगर्स हमारे पास आते हैं, क्योंकि यही फिगर्स इंटरनेशनली भी जाएंगे, एक्सेप्ट किए जाएंगे, जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इनको इंडोर्स करेंगे, उनकी बेस पर जो है आपकी जो मईशत है उसकी असेसमेंट की जाएगी। आपका अपना व्यू क्या है? देखिए, ये आप जो डेटा इंटेग्रिटी है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। अब इसके ऊपर जो बेसिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जिसकी बेसिस के ऊपर, जिसकी पॉलिसीज़ की बेसिस और जिसकी उसको पार्लियामेंट और लॉ उसको एम्पावर करता है बहुत सारी अपनी पॉलिसीज़ को बनाना और अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना,
नेचुरली आई थिंक हमें इसे अननेसेसरी डिबेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो डेटा हमारे सामने प्रोवाइडेड है हम उस पर बात करें, कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू हो और हमारी जो डिस्कशन है उस पर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं या उसकी जो इम्पॉर्टेंट वीक एरियाज़ हैं हमारी इकोनॉमी के या सोशल सेक्टर के, उसको आइडेंटिफाई करें। अब देखिए जिसकी गवर्नमेंट अब इट्स अ न्यू गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट जो है अब वो जो है वो कंट्रोल में आएगी। अभी इनके पास हमें इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा क्योंकि अभी इनको एक हफ्ता हुआ है हुकूमत में आए हुए। ये सारे फिगर पीपल्स पार्टी के दौर के इसेंशियली क्योंकि वो 4 सूबों के होते हैं मिला के, ज़ाहिर है पंजाब का इसमें बड़ा हिस्सा होता है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो हमें इनको देना पड़ेगा थोड़ा सा। और हमें ये भी पता है कि बजट में इनके पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जगह निकाली कैसे जाएगी? देखिए, अब तो गवर्नमेंट ने ये अपनी सारी जो फिस्कल स्पेस बनानी है, अब तो ये आप ये नहीं कह सकते लिमिटेशंस हैं, यू हैव टू डिलीवर। और इलेक्शन के बाद नेचुरली अब इतनी हाइप बढ़ गई है और पब्लिक की तरफ से, प्रेस की तरफ से और एक्सपेक्टेशन लेवल इतना बढ़ा हुआ है कि उसमें आपको मतलब परफॉर्मेंस अपना शो करना पड़ेगा। और परफॉर्मेंस जो है कम से कम नेचुरली कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मसलन सबसे बड़ा जो इस वक्त जो बर्निंग इशू है हमारे मुल्क के अंदर वो है पावर आउटेजेस। अब इसको करेक्ट करना है और ये चीज़ भी 2-4 महीनों में तो हो नहीं सकती, लेकिन इसके अंदर इसकी गवर्नेंस और इसको एक जिसको कहते हैं मल्टी प्रोंग्ड एक पॉलिसी हो, कंजर्वेशन भी करनी है, पावर जनरेशन भी करनी है, पावर को बढ़ाना है और एफोर्डेबल प्राइसेस पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे गरीब मुल्क है और हमें रीजनल पर्सपेक्टिव में कंपेटिटिव रहना है। अगर एनर्जी जो है, अगर इसकी कॉस्ट हमारे रीजनल जो पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलती जुलती नहीं। लेट मी टेक अ ब्रेक के वापस आता हूं। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेंगे और बहुत सारी बातें एग्रीकल्चर के हवाले से ज़ाहिर है खासी बातें हमें करनी है कि आगे चल के फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या रहेगी। अगर गन्ने की फसल अच्छी हुई है तो क्या चीनी सस्ती होगी? चीनी पर सुन तो यही रहे हैं कि सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन खत्म हो रही है। इन दी एंड क्या सिचुएशन बनती है आपको आगाह करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वैसे तो बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास बजट के हवाले से भी है। तो आइए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाते हैं बजट के हवाले से, टैक्स तजावीज़ के हवाले से, और उनको एलाबरेट करते जाते हैं। जो दस्तावेज़ हम मसूल हुई हैं उसके मुताबिक, जिसका इतलाक प्रोफेशनल बॉडीज़ के लिए NTN नंबर जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है। और इसमें मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पे भी इसका इतलाक होगा। बार काउंसिल और टैक्स बार और समाजी क्लबों की रुकनीत के लिए भी NTN लाजमी होगा। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, ICAP, ICMA के अरकान पे भी कौमी टैक्स नंबर हासिल करना लाजमी होगा। बॉडी या क्लब की नई मेंबरशिप या रुकनीत की तजदीद के लिए कौमी टैक्स नंबर देना होगा। इस इकदाम से सालाना 10,000 नए टैक्स दहंदगान का इजाफा होगा। यतीम बच्चों की कफालत करने वालों को टैक्स क्रेडिट देने की तजवीज़ है। 50,000 रुपये सालाना काबिल टैक्स आमदनी पे 50% टैक्स क्रेडिट देने की तजवीज़ है। और 2 यतीम बच्चों की किफ़ालत पे सालाना 1 लाख रुपए टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। ये कुछ फिगर्स हैं हमारे पास जो आए हुए हैं, और अभी मजीद जैसे जैसे टैक्स तजावीज़ सामने आएंगी उस तरह हम बात करते जाएंगे। अब हम चलेंगे इस्लामाबाद। ज़मीर हैदर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। ज़मीर, जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमें चीज़ें पता चल रही हैं, उसमें एक चीज़ जो बड़ी अहम है, जो इकनॉमिक सर्वे की जो समरी हमारे पास उसमें बताई गई है, वो ये कि इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जा रहा है। कहाँ 2007-8 में हम 19% पर थे और अब हम 14% के ऊपर आ चुके हैं। और आपको क्या लगता है आगे चल के सिचुएशन क्या बनेगी? देखिए अनीस, 2007-2008 के बाद तो आप देखें ना, पाकिस्तान में जो तवानाई का बहरान है ये अनप्रेसिडेंटेड रहा। इससे पहले कभी इतना तवानाई का बहरान नहीं था। उसके अलावा फिर आपने वो भी देखा है कि फ्लड्स की जो सिचुएशन हुई 2010 वाले, और उसके बाद जो उसका इम्पैक्ट पड़ा, और यकीनन जो पाकिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसकी वजह से इन्वेस्टर तो शाय आउट हुआ ही हुआ है। आपने ये भी देखा कि कराची, जो कि आप कहते हैं कि कराची की जो सूरत हाल होती है वो पूरे मुल्क पर इम्पैक्ट करती है, क्योंकि वो पोर्ट सिटी है, सारी इकनॉमिक एक्टिविटी वहाँ से है, रेवेन्यू सबसे ज़्यादा वहाँ से आता है, टैक्स रेवेन्यू। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो ये जो ग्रेजुअल फॉल है इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट में, ये तो बिल्कुल मुझे तो ऐसी लग रहा है कि ये होना ही था। उसकी वजह यह है कि एक तो ये तो सारे थे ही थे सारे मामला, इसके अलावा जो आपका वॉर ऑन टेरर
आपके ऊपर जो एक स्टिग्मा लगा हुआ है वो भी अभी तक पूरी तरह तो उतरा नहीं है। तो ये सारे मामलात को अगर आप देखें तो जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वॉर एंड टेरर की सिचुएशन, फ्लड की सिचुएशन, उसके बाद फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो तवानाई का बहरान, सिर्फ बिजली का नहीं, गैस का भी। अच्छा ज़मीर, गोइंग फॉरवर्ड हम क्या उम्मीद करनी चाहिए हमें कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो बेहतर हो सकती हैं? लेट्स जस्ट होप कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाए, लेट्स जस्ट होप कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो जाए, लेट्स जस्ट होप और जस्ट होपिंग कि तवानाई का बहरान थोड़ा सा बेहतर हो। क्या आप समझते हैं कि क्योंकि बिजनेस फ्रेंडली हुकूमत आने की तवक्कुआत हैं कि ये रहेगी, क्या जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है उसमें हम स्लाइट इंप्रूवमेंट देख सकेंगे? अनीस, यकीनन मैं एक बात पे तो कन्विंस हूँ कि इसहाक डार साहब जो हैं, उनके जब पहले भी उनके 2 अदवार में हमने देखा हुआ है कि वो बहुत बिजनेस फ्रेंडली और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली उनकी पॉलिसीज़ रही हैं। एग्रेसिव रिफॉर्म्स की तरफ गए हैं, टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ, और उसके साथ साथ उन्होंने फ्रेंडली जो है एक पॉलिसी रखी है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, वो भी रखी है। अब आप ये देख लें कि जिस तरह अभी आपने कहा कि क्या तवक्को की जा सकती है, अब स्टॉक मार्केट ही देखें। मैं जब पहले भी आपके एक प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि जो स्टॉक मार्केट होती है वो विंडो होती है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की, और अगर स्टॉक मार्केट इंप्रूव कर रही है तो इन्वेस्टर जो है वो इनकरेज फील करता है, वो फिर पाकिस्तान आएगा, आके आपके सारे शोबे देखेगा। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो तवानाई का शोबा है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, और यकीनन ऑलरेडी जो है वो लोग इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया, और ये पिछले दौर में भी शो कर रहे थे। स्टे विद अस, मैं मिर्जा साहब से कमेंट ले लूँ। मिर्जा साहब, ये जो बड़ी अहम बात शकील ने शुरू में कही थी वो ये कि कहा यह गया है, इकोनॉमिक सर्वे की समरी जो उनके पास है वो हमारे पास भी नहीं है, कि 100 अरब डॉलर का आपका नुकसान हो चुका है वॉर ऑन टेरर के ऊपर। उसके बाद जो उन्होंने रकमात बताई जो मैंने रफली ऐड कर ली हैं, वो मेरे हिसाब से कोई 30 अरब डॉलर मिलते हैं जो हमें मुख्तलिफ बैरूनी ज़राए से मिले हैं। वी हैव लॉस्ट 70 बिलियन डॉलर्स, और उसकी कोई रिकवरी की सिचुएशन मुझे तो नज़र नहीं आती कम अज़ कम। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि इसमें ये जो इस किस्म का लॉस है वो तो मटेरियल टर्म्स में और नेशनल प्राइड को रखते हुए सामने, और इस तरह तो फौरी तौर पे तो होना नामुमकिन है। लेकिन आप जिस तरह ज़मीर साहब भी कह रहे थे और आपका भी सवाल था, उसमें मैं इस एंगल से ऐड करूँगा कि एक मुहावरा है कि मनी फ्लोज वेयर इट ग्रोज। अब आप मनी यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा खुद ब खुद आएगा अगर वहाँ पे उसको ग्रोथ मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, इन्वायरमेंट मिलेगा। और जिस तरह एनवायरनमेंट इम्प्रूव्स तो हम ये उम्मीद रखते हैं। assumption यही है। इब्राहिम साहब, एक बात मुझे बताएं, अब बात हो रही है सोलर ट्यूबवेलों की, आपके ख्याल से इस प्रोजेक्ट में कितनी जान है? क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो बड़ा खुश आइंदा है, क्योंकि एक दफ़ा अगर ये ट्यूबवेल लग जाता है उसके बाद तो किसान को फ्री पड़ गया। शेख साहब बहुत मेहरबानी, 3-4 बातें मेरी सुन लें। अभी जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे थे। दुनिया में जिस मुल्क में भी जीडीपी में बचत की रेशो 20% से नीचे जाती है, दैट इज कॉल्ड ए फेलियर कंट्री। पाकिस्तान कई सालों से 13-14 पे जा रहा है, और 14 हम सहारा दे के करते हैं, अदरवाइज 10 से ज्यादा नहीं है। 12%। दूसरी करूं बात, जीडीपी के पिलर क्या हैं? 5। सबसे पहला मेगा प्रोजेक्ट्स, कोई नहीं यहाँ। दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज, कोई नहीं उसकी तरफ जा रहा। तीसरा एग्रीकल्चर, चुके कंट्रियां इंक्रीज देख लिया आपने हमारा जो चल रहा। चौथा बिजनेस इंक्रीज, लोग बांग्लादेश की तरफ मुंह किए हुए हैं। 5वां सर्विसेज, आपने बेड़ा घर को तौसा देख लिया। मैं थोड़ी बात करूं, इसहाक डार साहब कल कहेंगे जी कि बाहर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। इसहाक डार साहब अपनी जो 100% इन्वेस्टमेंट दुबई में की हुई है, महल बनाए हैं, प्लाजे बनाए हैं, कोठियां बनाई हैं, वो ला के दिखाएं और लोगों को कहें कि मुझे फॉलो करो। दूसरी बात, इस वक्त जो हम क्रंच में आए हुए हैं कि जी IMF के पास जाना पड़ेगा, $5 बिलियन का रिजर्व रह गया है, मैं 1-2 चीजें बताता हूँ। FBR की 500 अरब की चोरी जो है, क्यों नहीं रोकते? दूसरी बात, लेकिन अभी तो आपको इनको बेनिफिट डाउट देना पड़ेगा। अभी तो दफ्तर में आए हैं ना, आई एम टॉकिंग के 12 तारीख के बाद का मैं मैं भी वही बात कर रहा हूं। अच्छा भाई, अब जब FBR की 500 अरब की चोरी रोकेंगे, 100 अरब की गैस की चोरी है, 13% हो रही है। जब ये हुकूमत आई थी उस वक्त 3% थी। 100 अरब की गैस की चोरी रोक ले। तीसरी बात, 260 अरब की बिजली की चोरी है, रोक ले। चौथी बात, 300 अरब आप दे रहे हैं PIA, KESC, रेलवे। वो तो इनके मंशूर में शामिल है। सुन लेना जी, मंशूर में शामिल अगर है कि तबाह करना है तो जरूरी तो नहीं। ये 1160 अरब बनते हैं। पिछले साल का जो बजट आया था उसमें इन्होंने जो लास्ट दिखाया था वो 1183 अरब रुपए दिखाया था। शेख साहब, अगर कोई काम करने वाला हो
तो इस सिचुएशन से निकलना नामुमकिन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये जो बात की सोलर की, भाई ये बगैर सोचे समझे काम शुरू कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अच्छा कलमा चौक बनाए, चल नहीं सका। सोलर के अंदर क्या प्रॉब्लम? अच्छा बताता हूं, नीचे से बना दो, बना दिया, अच्छा फिर भी नहीं चला, ऊपर से बना दो, बना दिया। ये वो जगह होती है जहां मशावरत नहीं करते और शीरे मादर समझ के कौम का पैसा जाया कर रहे होते हैं। लेकिन सोलर बताता हूं, सोलर जो अभी ये कर रहे हैं, जो पैनल आएगा, इट कैन नॉट पंप द वाटर मोर देन 70-75 फीट, मैक्सिमम 100 फुट तक जाएगा। पाकिस्तान में जहां जहां ट्यूबवेल लगे हुए हैं अदर देन द रिवरियन बेल्ट, वहां पानी 270 से शुरू होता है और मियां वाली के एरिया में 700 फुट तक जाता है। ये सोलर आप जो ला रहे हैं, ये किस तय्यश या याशी के लिए ला रहे हैं? क्या इसका कोई सर्वे कंडक्ट किया कि आपका वाटर टेबल कहां है? और जब ये नाकाम होगा तो खरीदते लिए गए होंगे। इसको हम देख लेते हैं नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है, इसको हम देख लेते हैं कि ये असल में कैपेसिटी कितनी होगी इन प्लांट्स की। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको कराची भी लेके चलेंगे, हमारे साथ रहिए। Welcome back, नाज़रीन। इब्राहिम मुगल साहब had to leave, but we won't. But we'll take you to कराची, जहां रियाज एंडी हमारे साथ हैं, मार्केट में हैं और देखें वो हमें मार्केट की क्या सैर कराते हैं, बजट के बारे में क्या समझाते हैं। एंडी, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ के इस बजट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। महंगाई के 5 साल गुजारने के बाद अवाम ने हुकूमत से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली। बजट बिल्कुल इस तराजू में तुलने वाली चीज़ों की तरह है। एक में आप अपने अखराजात को डाल दें और दूसरे में आप अपनी आमदनी के एस्टिमेट्स को डालते हैं कि ये हमारी आमदनी मुतवक्को है। जो फ़र्क है वो आप कर्जे लेके पूरा करते हैं। बजट बैलेंस हो गया, लेकिन होता क्या है कि अवामी अखराजात जो अंदाज़ा होता है उससे कहीं ज़्यादा होते हैं और आमदनी जो अंदाजे होते हैं उससे कहीं कम। अब इसका हल ये होता है कि हुकूमत को कर्ज़े और ज़्यादा लेना पड़ते हैं और इन कर्ज़ों को आवाम महंगाई की सूरत में भुगतती है। ऐसे 2 सेगमेंट हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ इस प्रोग्राम में। सबसे पहले इरशाद की बात करते हैं। 8 बच्चे, किराए का घर और महंगाई, जिंदगी पहाड़ है इसके घर वालों के लिए। बचत तो नहीं हो रही कि आगे बच्चों का भी कुछ सोचना है या कुछ करना है, बस मेहनत कर रहे हैं तो फिर भी कुछ रोटी तो बच्चे खा रहे हैं। इसकी बेटी तहमीना काम में हाथ बटाती है, लेकिन मौका मिले तो पढ़ाई कर लेती है। पढ़ाई कोई बच्चा भी नहीं पढ़ सका, इतनी महंगाई है, कोई बच्चा पढ़ भी नहीं सका। बाकी अखराजात इरशाद का शौहर अयास पूरे करता है, लेकिन 2 महीने हो गए इसे भी तनख्वाह की शक्ल को देखे हुए। और दूसरा महीना चल रहा है, मेरे को तनख्वाह नहीं मिल रही। एक बार कह के थक गए हैं। हाँ भी निकाल देंगे, पता नहीं वो कब आएगा दिन जब निकाल के देंगे। सोच के परेशान होकर बैठ जाते हैं। अयास के बाप के गुजरने के बाद हालात ने ऐसा पलटा खाया कि अब तक संभल ही नहीं पा रहे। 18 माह पहले ये अपने कुंबे के साथ जुनूबी पंजाब से कराची आया। बारिशें हुई, किसी घर में 30,000 दे रहे हैं, किसी 40,000 दे रहे हैं, जो किसी के घर गिर गए, किसी की दीवारें गिर गई हैं, वो आपने बनाए। शनाख्त कार्ड ले लिया, लिस्टें बना के ऊपर पहुंचा दी, अब तक पैसा नहीं मिला। लेकिन कराची के हालात भी आसान नहीं। बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड ऐसे ही लोगों के लिए था, लेकिन वो पैसे भी नहीं पहुंच रहे। जो कार्ड बनवा के दिया है उसमें 2 मरतबा आए हैं, 3 मरतबा पता नहीं 2 मरतबा वो लिस्ट में आए हैं। अभी तक घर भी दे जाते थे और उससे 200 रुपया वो लेते थे। 2000 में 1800 देते थे, 200 रुपया वो खुद लेते थे। गौर करें तो इरशाद की इस हालत की जिम्मेदारी की बड़ी वजह हुकूमती इंतजाम है। मार्केट में कारोबार खत्म होने की वजह जानने की कोशिश करने से पहले हम ये जानते हैं कि दुकानदारों का टैक्स मामला पर क्या कहना है।
हम तो चाहते हैं कि भाई जितना टैक्स के ऊपर आप काम कर सकते हो करो, क्योंकि मार्केट के दुकानदार हो या कोई भी ताजिर बरादरी हो वो यही चाहती है कि भाई कारोबार में इजाफा हो, इनकम टैक्स जायज़ तरीके से जाया जाए और उसका रिटर्न मुल्क को वापस सही तरीके से मिले। खुदारा ये नई गवर्नमेंट जो आ रही है वो एक मिसाल कायम करे कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि मिनी बजट ना लाए और जो बजट हो वो यही बजट हो। लेकिन अमन व अमान दुकानदारों का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, जो कारोबार ख़त्म होने की सबसे बड़ी वजह भी है। आज वो दौर आ गया है जो हम एक अरसे से कहते थे ये होने वाला है, वो हो चुका है कि 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया है। तो बाकी चीज़ें सब बात की है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला आ गया, हर आदमी ने जो है प्राइवेट गार्ड रखने शुरू कर दिए, मार्केट के लिए प्राइवेट गार्ड हो रहे हैं, तो वो भी जाहिर है कि हम अपनी कॉस्ट में ही लगाएंगे। दुकानदारों को उम्मीद है कि नई हुकूमत उन्हें अमन व अमान फराहम करेगी। तो सारी गुफ्तगू का हासिल ये है कि 5 साल की मुश्किलात के बाद अवाम ने, खुसूसन मेहनत कश तबके ने और दुकानदारों ने नई हुकूमत से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर ली है। 5 साल की मुश्किल के बाद ये उम्मीद करना एक बड़ा फितरी सा अमल है। लेकिन यह आवाम से भी एक बात कहना है, वो ये कि इतने सालों में जो मसाइल हमने खड़े किए हैं उसका हल 1 साल में हो जाए ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए हमें सब्र भी करना होगा और अपना अपना रोल भी प्ले करना होगा। ऐसा करेंगे तब कहीं जाकर इस मार्केट की रौनक भी बहाल होगी और इरशाद के बच्चों को तालीम भी मिल पाएगी। थैंक यू एंडी। और एंडी ने एक बड़ी अहम बात कही है, वो ये कही है कि इन तमाम मसाइल का हल 1 साल में मुमकिन नहीं है। इस बात की तवक्को हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मसला 1 दिन का, 1 साल का या सिर्फ 5 साल का भी नहीं है। ये बहुत पुराने मसाइल हैं जो पाइल अप होते जा रहे हैं। 1 साल में इनका हल नहीं मिल सकता। ज़मीर हैदर से बात करते हैं। ज़मीर, एंडी भी यही बात कर रहे हैं कि कोई मैजिक वॉन्ड किसी के पास नहीं है, इट विल टेक सम टाइम। बट व्हाट डू यू रेकन, कितना टाइम लगेगा जब हम कोई स्टेबिलिटी की शक्ल देख सकेंगे अपनी इकॉनमी के अंदर? देखिए, ये अब भी बात हो रही थी कि जो बहुत ज़्यादा जो मलबा डाला जा रहा है मईशत की ख़राब जो सूरत हाल है उसका तवानाई पर, तो अगर वो सोलर पैनल्स की आपने बात की कि जी ट्यूबवेल्स, तो जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल ही गलत फैसला होगा, और क्योंकि मियाँ वाली में जो है, तो इस हवाले से अगर देखा जाए कि जो भी करना चाहते हैं अल्टरनेट एनर्जी जो है वो एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है इस इकोनॉमिक पहिए को देने के लिए। और उसमें ख़ास तौर पे ये है कि जहाँ पे भी अब अगर वो जो सोलर पैनल्स जो जिन ट्यूबवेल्स को वो 100 फीट या 150 फीट तक चला सकते हैं, तो भाई वहाँ तो लगाए जा सकते हैं ना, वो भी तो बिजली से ही चलते हैं ना, फंड या तेल से चलते हैं, तो एटलीस्ट उसका तो एक रद्द अमल जो है हमारे पास एक नेमुल बदल तो आएगा ना। और दूसरा ये कि जहाँ एंडी ने बात की कि हमें सब्र करना होगा, यकीनन ये ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन जो मुझे लग रहा है, जो हालात देख रहा हूँ मैं कि मियाँ नवाज शरीफ की जो हुकूमत है इस वक्त, वो बहुत एग्रेसिवली तवानाई के शोबे पर जो है वो फोकस किए हुए है। और आज ही जो है उन्होंने एक काबीना की कमेटी भी बना दी है अपने ज़ेर सदारत, और उस पर बहुत तेज़ी से काम होगा। ये मैं ये नहीं मानता कि 3 महीने में या 4 महीने में, लेकिन क्विकली हमें टाइम थोड़ा सा कम रह गया। IMF के बारे में कहा है वज़ीर ख़जाना के 3rd वीक में वो आ जाएंगे जून के, कोई सुनगुन है वहाँ पे? क्या सूरत हाल रहेगी, क्या बातचीत होने लगी है? देखिए अनीस, यकीनन IMF से हमने जो है फैसिलिटी तो लेनी है, क्योंकि इतने बुरे हालात हैं कि हमें जाना पड़ेगा। और अभी बात हो रही थी कि जी फिगर्स फज होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने बहुत क्लियरली इस दफ़ा जो हैं फिगर्स, और ख़ासतौर पर इसहाक डार साहब के ज़माने में आप ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि कोई फिगर फज करके जो है IMF के सामने लेके जाएं। तो ये जो हमारा स्टैटिस्टिकल डाटा है ये बाय एंड लार्ज, हाँ मैं ये मानता हूँ कि ग्राउंड लेवल पे जहाँ पे ये कंपोज होना जा रहा होता है वहाँ पे शायद कोई थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होता। मिर्ज़ा साहब से कमेंट लेना है। मिर्ज़ा साहब, इसमें क्विकली कमेंट, हम IMF की बात कर रहे हैं, अब IMF के साथ बड़ा इशू ये आ जाएगा, वो फिर बोलेंगे आप सब्सिडी विड्रॉ करें, फिर आप एक और नए सर्कल के अंदर आ जाते हैं कि आपने अब रेस करनी पड़ेंगी जो अपनी प्राइसेस हैं एनर्जी की, आप फंस जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान के जो है ना फाइनेंसिंग के रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें काफ़ी सारा होल है। अब उसको प्लग करने के लिए आपको या तो आपको इंटरनेशनल वर्ल्ड से बॉन्ड इशू करें या बोरिंग करें, वहाँ पे जो कंट्री रिस्क है उसका एक प्रीमियम है। तो पाकिस्तान के केस में 6-7% भी हो सकता है, वो महंगा होगा। तो IMF का लोन जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत सस्ता हो, तो इसलिए IMF की जो ऑप्शन है वो बेहतर होगी। नेचुरली वो अगर IMF जो है कंडीशंस प्लेस करेगी तो वो डेफिनेटली आपको एक डिसिप्लिन लाने के लिए कोशिश करेंगे
कि आप अपना एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करें, अपने आप को अपने हदूद के अंदर रहें, अपनी चादर के अंदर रहें, तो वो अल्टीमेटली इकोनॉमिक मैनेजमेंट में गवर्नमेंट के लिए मददगार हुआ। और ये भी हमें रियलाइज़ करने पड़ेगा कि हमारे पास जितने रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं उसके अंदर हमें अपने फॉरेन रिलायंस के ऊपर अपने रिसोर्स को बढ़ाना, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना, और ये सब्सिडीज़ का कल्चर है ना, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। और अगर आप बोरिंग करते हैं, आपको पहले ये सर्टन करना पड़ेगा कि आपके जो लोन हैं वो प्रोडक्टिव हैं, वो ग्रोथ, जॉब क्रिएशन कर रहे हैं, जो ग्रोथ पैदा कर रहे हैं, और उनको पे ऑफ किस तरह करना है। ये नहीं कि सिर्फ लोन ले लेना और उसको पे ऑफ किस तरह करना है, उस मामले को या उस पहलू को देखना ना। तो ये अपने आप को फाइनेंशियली डिसिप्लिन करना, तो ये मेरे ख्याल में IMF का लोन जो है वो निस्बतन सस्ता होगा और उनकी जो कंडीशनैलिटीज होगी वो मुल्क की इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करने में मददगार होगी। वैसे भी उन्होंने ये डायरेक्टली आपसे कभी नहीं कहा कि आप टैरिफ बढ़ाएं, वो ये कहते हैं कि अपने लाइन लॉसेस कम करें, क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी जो आप बिजली बनाते हैं उसका 35 to 40% तो आप लूज़ कर जाते हैं, उसमें आपकी बिजली की चोरी होती है, उसमें आपके लाइन लॉसेस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। तो अगर इसको आप किसी तरीके से प्लग कर लेते हैं तो आपकी सिचुएशन बेहतर हो जाती है नेचुरली। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि बिजली को पैदा करना और अपनी एनर्जी मिक्स है उसको रीस्ट्रक्चर करना और बिजली को अफोर्डेबल बनाना, तो सही कहा है ज़मीर साहब ने, आपको इस सारे सिचुएशन में देखना होगा कि आप अफोर्डेबल बिजली बनाने के लिए अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी को टैप करें। बट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। मिर्जा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ज़मीर आपका इस्लामाबाद में बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इक़्तिसादी सर्वे थोड़ी देर में जारी हो जाएगा, बहुत सारी डिटेल हमने आपको दे दी है और बाकी डिटेल हम आपको लाइव देंगे जब ये सर्वे जारी किया जाएगा। दुनिया न्यूज़ के साथ रहेगा। इस वक्त अनीस शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।